चलिए हेडिंग दीजिए फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शन। फिर से ये टॉपिक भी, ये पूरा टॉपिक ही मेंस में नहीं है, तो आप एडवांस के लिए ही पढ़ेंगे ये, ठीक ना। जब भी आप मेंस का प्रिपरेशन करेंगे या मेंस जब भी देना होगा आपको, तो रिवीजन करते टाइम ये टॉपिक छोड़ देंगे आप, ठीक ना। सीक्वेंशियल रिएक्शन नहीं है, सिर्फ एडवांस में ही है। रिवर्सिबल और पैरेलल रिएक्शन में भी, रिवर्सिबल में सिर्फ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, मतलब रेट का एक्सप्रेशन -dA/dt इक्वल्स टू K1A माइनस K2B था, कुछ था। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में सिर्फ उतना ही पार्ट याद रखें। और पैरेलल रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A/B का मैंने जो फॉर्मूला बताया था K1/K2 या MK1/NK2, तो वो आप याद रखें सिर्फ मेंस के लिए। चलिए अपन बात करते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। अगर है फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है, फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले सीक्वेंशियल रिएक्शन या फिर सक्सेसिव रिएक्शन, इसको अपन सक्सेसिव रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है A, ये कन्वर्ट हुआ लेट्स से I में, राइट। मीन्स इस रिएक्शन के लिए A रिएक्टेंट है एंड I प्रोडक्ट है, राइट। फिर क्या होगा, सेकेंड रिएक्शन में ये जो I पहले प्रोडक्ट था, अब ये रिएक्टेंट बन जाएगा। मीन्स अब ये I फिर से रिएक्ट होगा और ये कुछ P में कन्वर्ट होगा। मीन्स फर्स्ट रिएक्शन में जो रिएक्टेंट था, फर्स्ट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट था, सेकेंड रिएक्शन में वो रिएक्टेंट बन गया। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन या फिर सक्सेसिव रिएक्शन, राइट। मान लेते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है एंड सेकेंड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है। और चलिए ये भी मान लेते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन A0 है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट रिवाइज करवा देता हूँ। कोई भी रिएक्शन है A to B, T = 0 पे अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A टाइम T पे A माइनस x, तो AT या फिर इसको बोलते हैं A माइनस x। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो AT = A0 e⁻⁻ KT होता है, राइट। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B = x इज अमाउंट ऑफ A रिएक्टेड या फिर अमाउंट ऑफ B फॉर्म्ड। तो x = होता है A0 × 1 - e⁻⁻ KT। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए पहले। ये मतलब आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, B कितना फॉर्म हुआ, तो जितना A रिएक्ट होगा, तो A पहले था A0 और अभी रिमेनिंग है AT, तो कितना रिएक्ट हो गया, A0 माइनस AT। तो A0 माइनस ये टर्म आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर यही मिलेगा। तो आपको ये बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए AT = A0 e⁻⁻KT एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज A0 1 - e⁻⁻KT। ये आपको याद है। अब यहाँ पे आते हैं। अब अगर मुझे किसी भी टाइम पे, प्रॉब्लम क्या है अपना कि कोई रिएक्शन दे देगा A2I प्रोडक्ट, फर्स्ट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है, सेकेंड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है। आपको किसी भी टाइम पे A का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, किसी भी टाइम पे I का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, किसी भी टाइम पे P का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। तो एक तो बहुत ही सिंपल है, AT = आप ये तो डायरेक्टली लिख सकते हो यार, क्योंकि इस रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 है एंड e⁻⁻K1T, राइट। इसमें तो आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, जस्ट आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं I के लिए। फॉर I, तो I के लिए अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैं लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I मीन्स di/dt, ये हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I विल बी इक्वल टू। अब ये जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I है, किस रेट से अपीयर हो रहा है,
अगर आपको ये फाइंड करना है तो आप सोचो आई फर्स्ट रिएक्शन में अपीयर हो रहा है एंड सेकेंड रिएक्शन में डिसअपीयर हो रहा है, तो नेट रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा? तो जिस रेट से अपीयर हो रहा है माइनस जिस रेट से डिसअपीयर हो रहा है। तो अगर मैं रेट ऑफ अपीयरेंस एंड इसमें से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को सब्सट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा नेट रेट ऑफ अपीयरेंस। तो फर्स्ट रिएक्शन में आइए बता सकते हैं किस रेट से अपीयर हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी K1 इंटू ए, इस रेट से अपीयर हो रहा है। सेकेंड रिएक्शन में डिसअपीयर हो रहा है तो माइनस K2 टाइम्स आई। आपको पता है रेट इक्वल टू K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। चलिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा DI बाई dt प्लस K2 टाइम्स आई विल बी इक्वल टू K1, और किसी भी टाइम पे A का कॉन्सेंट्रेशन है A0 e रेज टू द पावर माइनस K1t। देखिए आप ही, अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना अभी तक आपने नहीं सीखा है। ये अब मैथ्स में एकदम लास्ट में आप पढ़ने वाले हैं 12th में, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो मैं आपको जनरल कुछ बता देता हूँ। कोई भी इक्वेशन है, मान लो dy बाई डी एक्स प्लस कोई कांस्टेंट है p, dy बाई डी एक्स प्लस कांस्टेंट p इंटू y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। तो dy बाई डी एक्स प्लस कांस्टेंट p इंटू y इक्वल्स टू कोई फंक्शन होगा x का। तो ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। और जैसे ही आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया तो सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू QX dx। ये इसका सॉल्यूशन होता है। मतलब फिर से ये सब कहाँ से आया, तो ये आप मैथ्स में पढ़ोगे बाद में। बस मैं फाइनल रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ। मीन्स कोई भी एक्सप्रेशन है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू QX, तो ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx। सॉल्यूशन क्या होता है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू QX इंटू dx। ये आपको जस्ट एज इट इज़ लर्न करना है, ठीक ना। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अब यहाँ पे जरा कंपेयर करो इन दोनों इक्वेशन को, तो dy बाई डी एक्स के प्लेस पे डी बाई डी टी है। मीन्स y मेरा बन गया i, x बन गया t प्लस K2 टाइम्स i। K2 बन गया p, y तो अपना i है ही, इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। आप देखेंगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ t है। ये जो एक्सप्रेशन है ये टाइम का फंक्शन है, राइट। अब अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करूँगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी in e raised to the power integral of p dx, p is K2, K2 dx means dt, तो K2 dt, तो ये हो जाएगा e raised to the power K2t, राइट। तो अब अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, अब मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन के लिए y के प्लेस पर देखो सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, तो y मेरा i है, तो i इंटू ई रेज टू द पावर K2t इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू द पावर K2t इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू QX।
तो मेरा क्यू एक्स ये पूरा टर्म है K1 A0 e रेज टू द पावर माइनस K1t dt। राइट, अब क्या करना पड़ेगा, वैसे अगर लिमिट पुट करें तो आई ई रेज टू द पावर K2t। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है। वैसे जनरली अभी तक आपने जितने भी इंटीग्रेशन किए थे वहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होता था। यहाँ पे डी आई भी वेरिएबल है, टी भी वेरिएबल है। तो आपको यहाँ पे दोनों ही लिमिट पुट करना पड़ेगा। टाइम 0 पे आई 0 है, फिर टाइम टी पे आई है, राइट, इक्वल्स टू। देखिए अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैं K1 A0 को बाहर निकाल सकता हूँ, राइट, ई रेज टू द पावर K2t माइनस ई रेज टू द पावर K1t। तो ये बन जाएगा ई रेज टू द पावर K2 माइनस K1t। इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा ई रेज टू द पावर K2 माइनस K1t डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1। क्लियर है। और लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल टाइम है तो t इक्वल टू 0 से t। एक बार बस आप देख लीजिए इसको, राइट। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में अगर मैं टाइम t पुट करूँ, i पुट करूँ तो i इंटू ई रेज़ टू द पावर K2t ही मिलेगा। जब मैं टाइम 0 पुट करूँगा, i 0 पुट करूँगा तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से मुझे मिलेगा i इंटू ई रेज टू द पावर K2t इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा K1 A0 अपॉन K2 माइनस K1। टाइम t पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ई रेज टू द पावर K2 माइनस K1t। t 0 पुट करेंगे तो ई रेज टू द पावर 0 1 होता है तो माइनस 1। ये एक्सप्रेशन बन गया। अब मैं क्या करूँगा, i का मुझे टर्म चाहिए तो ई रेज टू द पावर K2t को मैं इस साइड ले आ रहा हूँ। तो यहाँ से i इक्वल्स टू हो जाएगा K1 A0 अपॉन K2 माइनस K1। ई रेज टू द पावर K2t से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये मिल जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस K1t माइनस ई रेज टू द पावर माइनस K2t। ये हो गया मेरा i का फाइनल एक्सप्रेशन। तो आई होप इतना क्लियर होगा। जल्दी से एक बार फिर से थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा होगा एक्सप्रेशन, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देखो। बस आपको ये टर्म अगर आता है, वैसे बाद में पढ़ोगे 12th में, या आप ये थोड़ा सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीख गया तो फिर ये सॉल्व करना ईजी है। जल्दी से आप नोट कर लें। इसलिए आप चाहे तो ये वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें। अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गया i के लिए। अपन p का एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहते हैं, राइट। अब बात करते हैं फॉर p, ठीक। चलिए अगर अपन p के लिए अगर ये एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि dp बाई dt इक्वल्स टू, ये तो i से p में कन्वर्ट हो रहा था तो इक्वल्स टू डायरेक्टली लिख सकता हूँ K2 इंटू आई। p फाइनल प्रोडक्ट था तो जो रिएक्शन था ये i टू p था और रेट कॉन्स्टेंट K2 था, तो dp बाई dt इक्वल्स टू K2 टाइम्स i, राइट। इसलिए मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि dp बाई dt इक्वल्स टू K2
आई का किसी भी टाइम पे आप कॉन्सेंट्रेशन पुट करें तो K2 इंटू K1 A0 अपॉन K2 माइनस K1 e रेज टू द पावर माइनस K1t माइनस e रेज टू द पावर माइनस K2t। तो ये मिल गया dp/dt। तो अगर आपको p चाहिए तो यहाँ से p इक्वल्स टू हो जाएगा, इस फैक्टर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो p इक्वल्स टू K2 K1 इंटू A0 अपॉन K2 माइनस K1। इस टर्म को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो e रेज टू द पावर माइनस K1t का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस K1t अपॉन माइनस K1। लिमिट पुट करते हैं t इक्वल टू 0 से t माइनस e रेज टू द पावर माइनस K2t का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर माइनस K2t अपॉन माइनस K2। फिर से लिमिट पुट करते हैं t इक्वल टू 0 से t। राइट, चलिए ये पार्ट में इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए अगर मैं लिमिट पुट करूँगा तो यहाँ से p का जो एक्सप्रेशन होगा दिस विल बी K1 K2 A0 अपॉन K2 माइनस K1। एक बार टाइम t पुट करूँगा तो e रेज टू द पावर माइनस K1t माइनस K1 ही रहेगा। लेकिन जब मैं t इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो e रेज टू द पावर माइनस 0 या 0 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन माइनस K1 होगा। अगर आप 0 पुट करें, देखो एक बार t पुट करोगे तो e रेज टू द पावर माइनस K1t अपॉन माइनस K1 तो रहेगा, माइनस अगर आप t इक्वल टू 0 पुट करो तो e रेज टू द पावर 0 1 अपॉन माइनस K1, तो माइनस माइनस के साथ ही प्लस हो जाएगा। मीन्स ये फाइनल एक्सप्रेशन आएगा ये 1 अपॉन K1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस K1t अपॉन K1। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे पुट करें, एक बार t पुट करें तो ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस के साथ है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो। अगर आप एक बार t इक्वल टू 0 पुट करें तो 1 अपॉन माइनस K2 रहेगा, और एक और माइनस है क्योंकि आप लिमिट पुट करेंगे तो एक और माइनस आएगा तो वो 1 अपॉन K2 हो जाएगा, एक और माइनस है। मीन्स अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आने वाला है माइनस 1 अपॉन K2 प्लस e रेज टू द पावर K2t अपॉन K2। तो ये होगा आपका एक्सप्रेशन। आप लिमिट पुट करके देखना, लिमिट पुट करें आपको आता ही है। अब अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ तो p इक्वल्स टू K1 K2 A0 अपॉन K2 माइनस K1। एलसीएम ले लेते हैं तो ये बन जाएगा K1 K2, ये हो जाएगा K2 माइनस K2 e रेज टू द पावर माइनस K1t माइनस K1 प्लस e रेज टू द पावर, अच्छा ये माइनस रहेगा, माइनस K2t। K1 K2 कैंसिल हो जाएगा तो फिर यहाँ पे रिमेनिंग होगा p इक्वल्स टू A0 अपॉन K2 माइनस K1। ये हो जाएगा K2 माइनस K1। अच्छा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया, ये हो जाएगा प्लस K1 के साथ K2 माइनस K1 माइनस K2 e रेज टू द पावर माइनस K1t माइन प्लस K1 e रेज टू द पावर माइनस K1t K2t। कुछ नहीं किया, बस K1 K2 को कैंसिल कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो K2 माइनस K1 को अंदर भी ले सकता हूँ, तो यहाँ से P का फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P विल बी A0 K2 बाई K1 माइनस K1 से डिवाइड कर दो तो 1 राइट माइनस
ये हो जाएगा k2 e रेज टू द पावर माइनस k1t माइनस k1 e रेज टू द पावर माइनस k2t अपॉन k2 माइनस k1। ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन। राइट, तो ये आई का फाइनल एक्सप्रेशन है, ये पी का फाइनल एक्सप्रेशन है। नोट कर लें आप। चलिए वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कर लें, मैं ये पार्ट इरेज कर रहा हूँ। देखो आपको अगर P फाइंड करना था, वैसे अगर मैं सिर्फ P के लिए अगर सेकंड मेथड बताऊँ तो एक बहुत ही सिंपल सा मेथड हो सकता है P फाइंड करने के लिए। सेकंड मेथड, ठीक, आपको गिवन है कि A से I में कन्वर्ट हो रहा है, I से P में। मान लेते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन T = 0 पे A है, तो अगर ये A माइनस एक्स हो रहा है तो ये x हो जाएगा, x माइनस वाई वाई हो जाएगा। राइट, तो आप देख रहे हैं ये बेसिकली टाइम टी पे, इसको AT बोलूँगा, ये I है, ये P है। अब देखिए किसी भी टाइम टी पे A का कॉन्सेंट्रेशन A माइनस एक्स है, I का कॉन्सेंट्रेशन x माइनस वाई है, P का कॉन्सेंट्रेशन y है। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा? इन तीनों को ऐड करने पे आपको A मिलेगा। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि AT प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P इज A0 ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पे सबका कोएफिशिएंट 1 है तो ये ऑलवेज A0 रहेगा। अपने AT का एक्सप्रेशन फाइंड किया हुआ था, AT इक्वल्स टू A0 e रेज टू द पावर माइनस k1t। I का एक्सप्रेशन है k1 A0 अपॉन k2 माइनस k1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस k1t माइनस ई रेज टू द पावर माइनस k2t। A0 गिवन है तो यहाँ से आपको डायरेक्टली P मिल जाएगा। P विल बी A0 माइनस AT माइनस I। तो बस A0 में से इन दोनों का टर्म अगर आपको पता है तो सब्सट्रैक्ट करें, आपको P मिल जाएगा। राइट, आप चाहें तो ये भी नोट कर सकते हैं। अगर आपको AT और I पता है तो फिर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, जस्ट सब्सट्रैक्ट करें। अब चलिए एक काम करते हैं, अगर मैं इनका ग्राफ प्लॉट करूं, मीन्स AT का, I का और P का टाइम के साथ, तो अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा दिखेगा। इस एक्सिस पे टाइम है, तो AT इक्वल्स टू A0 ई रेज टू द पावर माइनस KT था, तो यहाँ से A0 है। तो AT का एक्सप्रेशन तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा ही, ये होगा AT। ठीक, और I का जो ग्राफ है ये आप प्लॉट नहीं कर सकते हैं अभी। ठीक, I इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस k1t माइनस ई रेज टू द माइनस k2t। बस मैं आपको बता देता हूँ कि इस ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होता है। मीन्स ये ग्राफ देखेंगे आप तो पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होता है। ठीक, ऐसा नेचर होता है। फिर से प्लॉट करना अभी हमारे लेवल पे नहीं है, आप छोड़ दें। इसे बस सोचो कि ई रेज टू द पावर माइनस कॉन्स्टेंट x माइनस ई रेज टू द पावर माइनस सम कॉन्स्टेंट x का ग्राफ ऐसा होता है। फिर से इसका भी ग्राफ प्लॉट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको बस नेचर बता देता हूँ। इस ग्राफ का नेचर, P का नेचर कुछ ऐसा होता है। तो ये ग्राफ है P के लिए,
ये ग्राफ है आई के लिए और ये ग्राफ है एटी के लिए। मीन्स पी का ग्राफ ऐसे होगा, आई का ग्राफ इंक्रीज होकर फिर डिक्रीज होगा। अब देख रहे हैं एक टाइम पे आई का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये मैक्सिमम अचीव कर रहा है, फिर इसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है यार? इस पॉइंट पे आई का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है, तो इस टाइम